ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए कॉमन है उसका हमारा एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जो कि निम्न ने 2023 में नया एमसीक्यू का पीडीएफ प्रोवाइड किया है, तो जिसमें 575 लगभग एमसीक्यू है। तो उसका हमारा ये आज का 14वां क्लास है। अगर आपको ये 575 यानी कि 575 एमसीक्यू का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है वो भी फ्री में, जो कि हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों भी लैंग्वेज में है, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको फ्री का मॉक टेस्ट देना है और आपकी तैयारी कहाँ तक हुई वो अगर जांचना है तो हमने फ्री का मॉक टेस्ट भी बनाया है, जिसका लिंक वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहां से जाके आप हर चैप्टर का टेस्ट देके चेक कर सकते हो कि आपका पढ़ाई कितना। और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी कभी हम इस तरह का नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा 14वां क्लास है, क्लास नंबर 14 आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन है। तो हमारा कंटिन्यू जो चैप्टर चल रहा था यूनिट, वो यूनिट नंबर है 5 बेसिक इंग्लिश स्किल, यानी कि इंग्लिश का ग्रामर वाला क्वेश्चन हम देख रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। और जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ना, वो पूरे के पूरे यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा और छठवां, ये पूरे 5 चैप्टर कंप्लीट है। और अभी कंटिन्यू जो येलो कलर में वो हमारा क्या है, कंटिन्यू चैप्टर है, टिक करके वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी 14वां क्लास है। इसके पहले कि अगर पूरे क्लास आपको देखना है तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके देखना है, या तो प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, तो अभी बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले एक कॉमन सा इंस्ट्रक्शन हर बार दे देते हैं, अगर आप पुराने हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नए हो तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन जरूरी है कि ये जो चैप्टर है ना, इंग्लिश लिटरेसी यानी कि इंग्लिश वाला चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही इंग्लिश है, तो इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चन है इसमें, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, या तो आपको एग्जाम में भी वो हिंदी में नहीं मिलेंगे, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेगा। क्यों? तो ग्रामर ट्रांसलेट नहीं हो सकता है। हम हर बार हर वीडियो में ये इंस्ट्रक्शन देते हैं जब तक ये हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो अभी पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो उससे पहले जो पिछले वाले क्लास में आना है कि क्लास नंबर 13 में हम 40 क्वेश्चन पे हमने एंड कर दिया, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद क्लास देख लिया आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले ही देख लिया, अभी आप देख रहे होंगे तो आपने भी देखा होगा। तो उसमें किसी किसी को कंफ्यूजन है, कि उनका कहना है कि सर 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर इंट्रागेटिव आता है, ऐसे कहना है। तो हम वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि आप जहाँ से भी देखे होंगे, किसी ने बोल दिया कि इस वेबसाइट पे ये देखे, उस वेबसाइट पे वो देखे, तो पहले हम आपको पहले क्लियर करा देते कि इसका सही में आंसर जो हमने ए बोला था और जो निम्मी ने दिया है, जो एक्चुअल निम्मी ने दिया है वो सही है कि नहीं है। तो देखिए, क्यों, तो जब गलत होता है ना तो तब हम आपको याद से बता देते कि इसका क्वेश्चन ये आंसर गलत है और सही वाला ये वाला आंसर है, और निम्मी के हिसाब से वाला ऐसे हम क्लियर करा देते। इसके पहले आपने देखा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको डाउट है, हमारा क्लियर, तो हम आपको क्लियर करा देते। देखिए, हमने आपको कहा था कि अगर किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन क्या एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो उसको विस्मयाबोधिक कहा जाता है, उस सेंटेंस को हम विस्मयाबोधिक कहेंगे, ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, अगर कहीं पे फुल स्टॉप देखे तो इसको डिक्लेरेटिव या तो घोषणात्मक, यानी कि वो सेंटेंस खत्म हो गया ऐसे बोल देते हैं। कहीं पे अगर कॉमा देखे यानी कि इसका मतलब होता है कि वहां पे सेंटेंस खत्म नहीं हो, वहां पे ब्रेक है, ब्रेक के बाद और सेंटेंस चालू होने वाला है। उसके बाद अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि सवाल अगर पूछा जाता है उस सेंटेंस में, तो जब उस सेंटेंस में सवाल पूछा जाएगा उसको इंट्रागेटिव या तो प्रश्नार्थक कहते हैं। ये हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया और आपको भी अच्छे से समझ गया। बट ये क्वेश्चन में क्या हुआ, आपको कंफ्यूजन हुआ। कैसे कंफ्यूजन हुआ? तो देखिए, यहां पे बोला गया है कि द पुलिस वाज क्वेश्चनिंग अबाउट हिज क्राइम, और इस पे यहाँ पे फुल स्टॉप देखे, तो यहाँ पे पुलिस क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, उसके बाद का क्या है, देखो यहाँ पे एक्चुअली हमने यहाँ पे जानबूझ के भी इन्वर्टेड कॉमा दे दिया। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ना, यहां से लेकर जो पिंक कलर में देखे और उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द टाइप ऑफ सेंटेंस। अभी यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिख गया, तो आपको क्वेश्चन मार्क दिखा तो आपको लगा ये इंट्रागेटिव हो सकता है या तो इंट्रागेटिव होने को ना, ऐसे आपकी कमेंट है। लेकिन ये जो है ना, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेंटेंस, ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है। बट हमें सैंपल में क्या दिया, सैंपल में हमें इतना सेंटेंस दिया, ये सेंटेंस पूछा है कि ये जो इतना सेंटेंस है, जितना मैं अभी ये कर दिया, अंडरलाइन कर दिए, उतना सेंटेंस को पूछा है कि ये सेंटेंस किस तरह का है या तो किस टाइप का है। तो ये सेंटेंस में क्या हमने क्या बोला आपको कि वो जो पुलिस है ना वहां पे पूछताछ कर रही है,
पूछताछ कर रही है ना, फुल स्टॉप दे दिया, स्टोरी खत्म। तो जब फुल स्टॉप दे दिया तो ये हो गया हमारा कौन सा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। हिंदी में भी देख लेते, देखो पुलिस उसके अपराध के बारे में पूछताछ कर रही है। हमने बताया आपको सहज आके कि वो उधर पुलिस है, चोर को पकड़ लिया और उसको पूछताछ कर रही है। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है ना, ये क्या है, डिक्लेरेटिव है। क्यों, तो हमने आपको बताया कि वो पुलिस क्या कर रही है, पूछताछ कर रही है। उसके बाद लगे तो क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क क्यों है, ये अपने लिए यहाँ पे लिखा है यह किस प्रकार का वाक्य है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो आपको ये फुल स्टॉप यानी कि क्वेश्चन मार्क है, तो आपको ये क्वेश्चन मार्क की तरफ ध्यान नहीं देना है जो हमने हाईलाइट किया। तो इसके लिए ये सेंटेंस जो है ये कैसे, डिक्लेरेटिव यानी कि ए वाला बिल्कुल आंसर क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, बट इसमें अभी ज्यादा एक्सप्लेन किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अभी किसी बच्चों ने कमेंट ये भी कर दी कि सर निम्मी का जो वेबसाइट है या तो निम्मी का जो ऐप है उसमें ये आंसर दिखा रहा है, करेक्ट करा दिया। अभी ध्यान में रखिए, बहुत बार आपकी कमेंट आती है, इसके बार कमेंट नहीं आने को ना, अगर आपने ये क्लास अटेंड किया तो ध्यान रखिए। एक एनसीवीटी ऑनलाइन करके एक वेबसाइट है, एनसीवीटी ऑनलाइन, जहाँ पे जैसे हमारी वेबसाइट है ना omgfreestudy.com, अभी उनके पास काम एक ही काम है वेबसाइट का, तो वो वेबसाइट में बहुत कुछ डाटा है आपके काम के लिए। जैसे हमारे वेबसाइट पे और भी वेबसाइट है, मतलब और भी जो यूट्यूब चैनल जो आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उनका भी खुद का अपना वेबसाइट है, वहां पे आपको जो भी है वो प्रोवाइड करा देते हैं जो आपको हेल्प चाहिए। तो बहुत बार आप क्या करते हो कि ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट निकाल के हमें भेजते हो और बोलते हो कि सर ये वेबसाइट पे ये आंसर देखिए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें किसके ऊपर भरोसा रखना है, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट कैसे पहचानेंगे, जिसके पीछे में gov.in लिखा है, ये वेबसाइट क्या होती है, गवर्नमेंट की होती है। देखिए ये सब क्यों बता रहे, ये इसका ये नहीं है, बट बहुत बार आपके मन में सवाल आता है ना, वो सब हम यहाँ पे क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे जो देखे रहेगा वो इसके ऊपर मतलब भरोसा रखना है 100%। लेकिन ये जो .com है, .in है, .net है, .org, ये सब जो वेबसाइट होती है ना वो प्राइवेट होती है। तो देखेंगे जैसे ये हमारी वेबसाइट है, हमारी यानी कि आपकी omgfreestudy.com, तो ये .com यानी कि कमर्शियल हमारी होगी। ठीक है, ये क्या है, कमर्शियल यानी कि बिजनेस वाली वेबसाइट है। उसके बाद हमारी दूसरी वेबसाइट है cstlaunchpad.in, ये भी कमर्शियल वेबसाइट है। और उसी तरह से ncvtonline.com है, ये भी एक प्राइवेट वेबसाइट है। तो ये प्राइवेट वेबसाइट हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। तो हम पेपर निकालने वाले नहीं है, ना ही हम सिलेबस निकालने वाले और ना ही हम ऑफिशियल है। हम क्या करते हैं, इनसे डाटा लेके यहाँ पे हम फेड करते हैं। तो उसके कारण आपको इसके बाद इनका एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं देना है कि इस पे यहाँ पे जो देखे। अभी हमारे ऊपर भरोसा है तो आपको हमारे वेबसाइट पे भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये एनसीवीटी ऑनलाइन वाले पे भरोसा है तो आप उन पे भरोसा रख सकते हैं, लेकिन ऐसे ये नहीं बोलना कि ये वाला इसमें ये देखे अपने को कुछ नहीं करना। हमें ये बताइए कि हमें ये dgt.gov में क्या लिखा है, एनसीवीटी एमआईएस जो है, एनसीवीटी एमआईएस जहाँ पे रिजल्ट दिखता है, इसमें क्या लिखा है ये बोलिए, बिल्कुल परफेक्ट। भारत स्किल पे जो पीडीएफ देखे उसके बारे में बोलिए, JCST है जो कोलकाता की है निम्मी की वेबसाइट, उसके बारे में बोलिए। इसके ऊपर हम आंख बंद करके बोलेंगे कि यहाँ पे जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, बाकी का अपने को कुछ नहीं करना। इतना एक्सप्लेनेशन इसीलिए कि बार बार आपका कमेंट आता है, वो कमेंट आपका इसके बाद कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अभी कौन से वेबसाइट पे क्या देखे अपने को कुछ नहीं करना। हमें ये देखना है कि जो भारत स्किल ने, ये निम्मी वाले क्या करते हैं, ये जो निम्मी वाली वेबसाइट है ना, ये बुक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा देते हैं हमें भारत स्किल के ऊपर। ठीक है, तो ये भारत स्किल पे जो होगा वही क्या है अपना फाइनल। ठीक है, हम दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रखने वाले। ठीक है, तो इसका क्लियर हो गया आपका कि क्वेश्चन नंबर 40 का ए क्या है, फाइनल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज, जब भी एक सेंटेंस कंप्लीट होता है या तो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस बनने के लिए कितने पार्ट की जरूरत होती है, यहाँ पे देखो A 1 2 3 4 दिया है। तो अगर आपको पता होगा थोड़ा सा जनरल कि ये जो एक सेंटेंस बनता है ना, एक वाक्य बनता है, जो भी हम बोल रहे हैं, तो जो भी बोलेंगे कि आप बगीचा में घूमने के लिए जा रहे हो, या तो आप पढ़ाई कर रहे हो, या तो अभी आप वीडियो देख रहे हो, ये सभी सेंटेंस जो कंप्लीट होते हैं ना, वो सेंटेंस में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। तो एक पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि आप सब्जेक्ट हो गए। वर्ब यानी कि क्या कर रहे हो, अभी वीडियो देख रहे हो, क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो तो हमारा क्लास अटेंड कर रहे हो। और ऑब्जेक्टिव यानी कि आप वो पढ़ रहे हो, वीडियो देख के आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मतलब एक्शन कर रहे हो आप, और आपकी पढ़ाई चल रही है, वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे द कैट यानी कि बिल्ली क्या है, सब्जेक्ट है। और रन यानी कि वो दौड़ रही है, कहाँ पे दौड़ रही है, अक्रॉस द रोड, यानी कि रोड पे क्या हो रही है, दौड़ रही है बिल्ली। ठीक है, तो इस तरह से 3 लगते हैं। मतलब दूसरा सेंटेंस, द स्टूडेंट लिसन टू द टीचर, यानी कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एक्शन कौन सी कर रहे हैं, वर्ब यानी कि एक्शन होता है। ठीक है, लिसन यानी कि सुन रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, टीचर को, मतलब ये होगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से 3 पार्ट का हमारा क्या होता है, हर सेंटेंस होता है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा था कि कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के, हमेशा 3 पार्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 41 हो गया। उसके बाद 42,
द यहाँ पे ब्लैंक है, इज वॉट और हुम ए सेंटेंस इज अबाउट। अभी देखिए ये थोड़ा सा मतलब आपको आपके भेजे में नहीं जाएगा, क्यों, तो जाने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि द है, ब्लैंक है, इज वॉट और हुम ए सेंटेंस इज अबाउट। अभी सेंटेंस इज अबाउट बोला है कि क्या और किसके बारे में जो बताता है सेंटेंस, उसको सेंटेंस में बताया जाता है किसके बारे में, और क्या बताया जाता है, जो कुछ बताया जाता है किसके बारे में बताया जाता है। जैसे इसके पहले बोला जिसके बारे में भी, उसको क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है जो सेंटेंस में होता है। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके बारे में इस सेंटेंस में बोला गया है, तो आपके बारे में बोला गया, तो आप कौन है, आप पढ़ाई कर रहे हो। आप हमारा वीडियो देख के आप पढ़ रहे हो, आप बोलेंगे कि सर आपका वीडियो देख के हम पढ़ रहे हैं, तो जो आप है ना, मतलब आप खुद हो, तो क्या हो गया, आप सब्जेक्ट हो गए। तो उस सेंटेंस में आप ही के बारे में सब कुछ बोला जाता है, क्यों, तो सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ डिक्लेयर किया जाता है। तो इसलिए इस ब्लैंक में क्या आता है, ए आता है। ग्रामर का क्वेश्चन है करके ये पूरा इंग्लिश में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद द करेक्ट ऑर्डर फॉर ए सेंटेंस। अभी सेंटेंस के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, इसके पहले बताया। पहले क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि हम बोलेंगे कि आप हमारा वीडियो देख के पढ़ रहे हो, वीडियो देख के क्या रहे हो, पढ़ रहे हो, तो क्या होता है, सब्जेक्ट भी आता है, उसमें वर्ब भी आता है और ऑब्जेक्ट आता है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, बीच में क्या कर रहे हो, एक्शन आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कहाँ पे कर रहे हो, ये बाद में आता है। तो इस तरह से एक सेंटेंस बनाया जाता है। इंग्लिश का तो बराबर, ये इंग्लिश हिंदी मराठी सबका ग्रामर अलग अलग होता है। तो ये इंग्लिश का ग्रामर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब यानी कि एक्शन आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा यानी कि कहाँ पे ये सब क्रिया चल रही है। ठीक है, तो इसका ए वाला आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हिंदी में लिख दिया सिर्फ आपको समझने के लिए। ठीक है, तो पेपर में आपको शायद नहीं दिखेगा ये। आगे में राधा हैज लर्न हाउ टू राइट ए सेंटेंस। अभी देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम क्लियर करा देते हैं आपको। अभी ये एग्जांपल से देखो, राधा क्या होगी, सब्जेक्ट होगी। राधा क्या होगी, राधा ये ना, राधा सब्जेक्ट है। वो क्या कर रही है, लर्न, हैज लर्न यानी कि सीख रही है। क्या सीख रही है, राइट ए सेंटेंस लिखने का वो सीख रही है। तो इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द सब्जेक्ट क्या है, राधा है, सब्जेक्ट क्या है, सादा है, वो राधा, वो क्या कर रही है, लर्न कर रही है यानी कि सीख रही है। वो क्या होगा, आपका वर्ब हो गया। और क्या सीख रही है, लिखना सीख रही है यानी कि राइट ए सेंटेंस लिखना सीख रही है। तो ये क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा था कि सेंटेंस में और सब्जेक्ट कौन है, जो क्रिया कर रहा है ना, जिसके ऊपर सब कुछ चल रहा है एक्सपेरिमेंट, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे राधा क्या रहेगी, यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगी। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल पक्का है। उसके बाद चूज द करेक्ट सेंटेंस। अभी यहाँ पे पूछा है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, तो अभी इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए, द रोड रन ऑन कैट। रोड क्या कैट के ऊपर चलता है क्या, नहीं, यानी कि बिल्ली के ऊपर चलता है क्या, नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद द कैट रन ऑन रोड, ये हो सकता है कि रोड के ऊपर हमारी यानी कि जिसकी भी होगी वो बिल्ली चल सकती है, बिल्कुल सही बात है। कैट रोड रन, यहाँ पे तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, मतलब मीनिंग ही नहीं तैयार हो रहा है। ठीक है, रन ऑन द रोड कैट, ये इसमें भी कोई मीनिंग नहीं बनता। पहले में बनता है मीनिंग, लेकिन ये क्या हो गया कि बिल्ली के ऊपर रास्ता चल रहा था, बट ऐसे नहीं होता है ना। क्या होता है, बिल्ली क्या होती है, रास्ते के ऊपर चलती है। तो हमारा बी वाला सेंटेंस क्या होता है, परफेक्ट होता है, द कैट रन ऑन द रोड। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल फाइनल है। उसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इंफॉर्मेशन इज बाय। अभी यहाँ पे बोला है कि द मोस्ट इफेक्टिव वे कौन सा है इंफॉर्मेशन लेने का, नीचे में से। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, तो देखेंगे, देखो लिखने से जानकारी प्राप्त होती है बट उतनी नहीं होती है। देखिए, टॉकिंग से भी यानी कि बात करके भी जानकारी होती है बट उतनी नहीं होती, उसका लिमिटेशन होता है। क्यों, तो आगे वाला जितना जानकारी देगा उतना ही मिलेगा ना। लेकिन आप पढ़ के यानी कि रीडिंग करके जो पढ़ सकते हैं, जैसे बुक वगैरह पढ़ते हैं, वो बुक पढ़ के है ना, आप अपने मुताबिक जितना चाहिए उतना आप क्या कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, यानी कि इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। यानी कि पढ़ के हम ज्यादा से, देखो इससे भी ज्ञान मिलता है, पहले से मिलता है, दूसरे से भी मिलता है, तीसरे से भी, एक्टिविटी छोड़ दो, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर ज्ञान किसी से आपको प्राप्त होता होगा तो आप पढ़ के सबसे ज्यादा ज्ञान ले सकते हो। क्यों, तो ताकि क्या, की बातचीत करके लिमिटेशन होता है, आगे वाला जितना बात करेंगे आपको उतना ही पता चलेगा। लिख के आप जितना पढ़ सकते हो उतना आप लिख नहीं सकते हो, तो उससे भी उतना जानकारी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पढ़ने से क्या होगा, आपका बहुत सारा जानकारी मिलेगा। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही। उसके बाद ए पोस्टर प्रेजेंट इन इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग। जो पोस्टर होते हैं, इसके पहले भी पोस्टर के ऊपर यह आया था कि पोस्टर आपको इंफॉर्मेशन देते, जानकारी प्रस्तुत करते, तो किस तरह से करते हैं, यहाँ पे ब्लैंक में बोला है किस तरह से करते हैं। नोवेल से करते हैं क्या, पोस्टर नहीं, स्टोरी से करते हैं क्या, नहीं। पोस्टर में क्या होता है, इमेजेस, कलरफुल इमेजेस होती है, यानी छवियां और रंग से हमें क्या करते हैं, बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। मतलब वो लिखा कुछ नहीं होता है, हम देख के समझ जाते हो पिक्चर को, उस इमेज को, कि ये इमेज का कहना क्या है। जैसे कहीं पे हमने बोला है कि जैसे
पी लिखा और ऐसे करके, तो यहाँ पे हमें समझ जाता है कलर से कि रेड क्रॉस है मतलब नहीं करना है, पी को क्रॉस किया मतलब यहाँ पे पार्किंग नहीं करना है। तो इस तरह से क्या होता है, वो पोस्टर ही बोलेंगे एक तरह का, ये साइन होते हैं एक्चुअली। तो ऐसे कई सारे तरीके आपको बताने के, तो इससे क्या होता है हमें पता चल जाता है कि ये सब क्या बोलना है, बोलने वाला है। तो इसका सी आंसर रहेगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग, किसका यूजिंग करके, इमेज एंड कलर का यूज किया जाता है पोस्टर के लिए, ठीक है। तो उसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद सिंबल गिव अस इंफॉर्मेशन थ्रू, अभी सिंबल हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा। देखो रंग से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, रंग से, जैसे रेड है यानी कि नहीं करना है, येलो कलर दिखा तो हमें पता चलता है कि नहीं यहाँ पे बराबर सावधानी से काम करना है। उसके बाद ग्रीन दिखा यानी कि यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, जैसे पानी, पीने का पानी कहाँ पे है, ये ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे ग्रीन लिखा होता है। तो रंग से भी हमें पता चलता है। लेकिन और आगे देखना है, इमेज वाला ऑप्शन है, कौन सा है, इमेज। तो इससे भी पता चलता है। देखो वर्ड और पोस्टर का, देखो सिंबल में वर्ड और पोस्टर का कोई ये नहीं है, वर्ड जो सिंबल होते हैं उसकी फॉर्म में होते हैं, इमेज यानी कि छवियों के फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए रंग भी हमारा बराबर हो सकता है, पोस्टर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी किसको दी जाएंगी, इमेज को दी जाएंगी। किसको दी जाएंगी, इमेज। क्यों, तो सिंबल गिव द इंफॉर्मेशन थ्रू, सिंबल इंफॉर्मेशन देता है, किसके थ्रू देता है, सिंबल इंफॉर्मेशन देता है। एक तो रंग के थ्रू दे सकता है या तो इमेज के थ्रू दे सकता है। तो इमेज क्या होती है, इमेज के अंदर वो सिंबल भी होता है और उसको कलर भी होता है, दोनों मिला के इमेज बनती है। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए रंग को हम छोड़ देंगे, अगर इमेज नहीं होता तो हम कलर वाले को सिलेक्ट करते। तो इसका यहाँ पे बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यश बॉट ए बैग विच हैड रिसाइकल सिंबल, अभी यश ने क्या किया, एक बैग खरीदी है, बैग खरीदी, उसके ऊपर ये रिसाइकल वाला इस तरह का सिंबल है। अभी बहुत बार आपने कुछ लिया होगा तो आपको पता होगा, ये वाला सिंबल आपने पहले भी देखा है, ठीक है। तो उसने बैग ली जिसके ऊपर रिसाइकल का सिंबल है। व्हाट शुड बी ही डू व्हेन द बैग इज ओल्ड, जब उसकी बैग पुरानी हो जाएगी तब उसे क्या करना चाहिए। तो बैग ही नहीं, बहुत सारी, कभी बॉटल आती है, कोई भी चीज आती है, उसके ऊपर अगर रिसाइकल का सिंबल लिखा है तो इसका मतलब वो वाली चीज हम और से यूज कर सकते हैं, उसको और से उसको डिसॉल्व करके, डिसॉल्व नहीं कहेंगे, उसको वैनिश करके उसका और एक दूसरा कुछ बना सकते हैं, यानी कि उसको उसका रिसाइकल हो सकता है। उसका क्या हो सकता है, रिसाइकल, यानी कि उसका उपयोग हो सकता है और से। तो यश ने एक बैग खरीदी है जिस पर रिसाइकल का चिन्ह था। तो बैग पुराना होने पर उसने क्या करना चाहिए, सिंपल सा है, क्या करना चाहिए, जलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, जलाने से तो नुकसान होगा। क्यों, तो एक तो वो चीज काम में आ सकती थी बट काम में नहीं आएंगे और ऊपर से पोल्यूशन होगा। थ्रू इन द रिवर, रिवर में फेंक देंगे तभी भी किसी के काम में और उसका और से उपयोग भी नहीं हो पाएगा, तो और रिवर भी खराब हो जाएंगी। नदी में फेंकना ये भी गलत हो गया। पुट इन सॉइल, एंड मिट्टी में दबा देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या करना है उसने, शुड डिपॉजिट इन रिसाइकलेबल आइटम, ठीक है, जो रिसाइकलेबल आइटम होते हैं उसमें उसको डाल देना है। इनका पुनर्चक्र योग्य वस्तुओं में निपटाना करना चाहिए। जैसे अभी आपको पता है कि अपने घर में लोहा ये वगैरह होता है, पुराना वाला सामान, तो हम क्या करते हैं, भंगार वाले को बेच देते हैं। तो आप फेंक भी दे सकते हो बट फेंक के क्या होगा, एक तो किसी के काम में नहीं आएगा और वो चीज क्या हो जाएंगी, मिट्टी में चले जाएंगी जिसका कोई उपयोग नहीं होगा। वो अगर भंगार वाले को भेजेंगे तो हमें भी फायदा होगा, भंगार वाले को भी फायदा होगा, और हमारी सृष्टि में जो भी मेटल वगैरह वो अर्थ से निकालने पड़ते हैं तो उसका खर्चा भी बच जाएगा, उससे क्या होंगे, और नई चीजें बन जाती है। तो ये सब क्या होता है, रिसाइकल होता है। क्या होता है, रिसाइकल। तो इसका डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। उसने क्या करना चाहिए, बराबर डिस्प्यूट कर देना चाहिए, जहां पे रिसाइकल वाली चीजें डाली जाती है वहां पे डाल देना चाहिए। तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद राज वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स मैसूर, ठीक है। अभी राज कहाँ जा रहा है, मैसूर की तरफ जा रहा है, या तो मैसूर चला गया अभी, ठीक है, जा रहा है। ऑन द वे ही फाउंड फ्यू एरोज मार्क नेक्स्ट टू द मैसूर, उसने देखा कि मैसूर के बाद उसको कुछ बोर्ड दिखे और उसके ऊपर ऐसे मार्किंग करके। तो इससे उसे क्या पता चलता है, या पूछा व्हाट डज इट सजेस्ट, उस एरो से क्या पता चलता है, सिंपल सी बात है। आप जब गाँव वगैरह जाते हो आपको ऐसे बहुत जगह पे जैसे 2-3 रास्ते आगे तो आपको एरो दिखा देता है, या तो बता देता है कि नहीं इधर ये गाँव है, इधर ये गाँव है, इधर ये गाँव है, इतने किलोमीटर पे ये वाला गाँव है, या तो ये शहर है, ये आगे में आने वाला है। ये सब है ना, बोर्ड से उसको पता चल जाता है, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। राज मैसूर की और गाड़ी चला रहा था, मैसूर की ओर जा रहा था, गाड़ी चला के रास्ते में उन्हें बोर्ड पर मैसूर के बगल में कुछ तीर अंकित किए, तीर यानी कि इस तरह के एरो दिखा के थे। तो यह वाक्य क्या कर रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि डायरेक्शन, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, जिस गाँव जाना है वहां पे लिखा रहेगा और वहां पे एरो दिखा रहेगा, उस तरफ मुड़ जाओ, उस आप अपने मतलब अपने सीधे रास्ते से चले जाएंगे। तो क्या दर्शा रही है उसको दिशा, ना ही मैप दिखा रही है ना वे। अभी देखो वे एक रास्ता हो गया और ये डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, दिशा। अभी लगभग अगर देखेंगे तो ये दोनों का भी मीनिंग लगभग सेम होता है बट सेम नहीं है, ऐसा सेम 100% सेम होता है ऐसे नहीं बोलेंगे। उससे क्या पता चला, उसको डायरेक्शन पता चला। फिर डायरेक्शन लेने के बाद वो उसको रास्ता मिल गया, बट रास्ता मिलने के पहले उसने क्या दिखाया, डायरेक्शन दिखाया।
तो नन वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसका ए वाला आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद पीपल कैन हियर द इमोशन एंड सी आवर फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन वी। पीपल यानी कि लोग क्या करते हैं, जब हम बातचीत करते रहते हैं ना, तब हमारे फेस के एक्सप्रेशन देखते रहते हैं आगे वाले। जैसे आप अगर टीचर से झूठ बोल रहे हो तो बराबर टीचर आपके चेहरे की तरफ देख के ना पहचान लेता है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, आपको भले ही कुछ ना बोले बट उसको पहचान में आ जाता है। कब, जब हम बातें करते रहते हैं ना, तो लोग हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन इमोशन को समझ जाते हैं, क्या हम नाराज है, क्या हम मतलब हम दुखी है, या तो हम कुछ खुश है। तो हम बातों से मतलब जैसे बात करते हैं ना, चेहरे की तरफ देख के हम बराबर पहचान सकते हैं कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये नाराज है, ये परेशान है, कुछ भी चेहरे से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो वही पे कब, जब हम बातचीत करते रहते। ठीक है, जब हम ब्लैंक होते तो लोग भावनाओं को सुन सकते हैं और हमारे चेहरे के भाव को देख सकते हैं। कब, जब हम बोलते रहते। देखो, लिसनिंग सिर्फ सुनते रहेंगे तो आगे वाले को हमारे एक्सप्रेशन समझ में नहीं आते। टेस्ट यानी कि स्वाद लेते तो अब तो नहीं आता। सी यानी कि सिर्फ देखते रहेंगे तभी भी इमोशन नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब बात करते हैं ना, तो उसमें आपका एक्सप्रेशन दिख जाता है। तो जब बात करते हैं यानी कि स्पीक, तो इसलिए कब पकड़ पाएंगे वो लोग, जब हम बात करेंगे तब। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही। आपने देखा होगा जो कोई बात ही नहीं करता ना, उसके मन में क्या चल रहा है ना, कोई कुछ नहीं समझ सकता है। क्यों, तो चुपचाप शांति से बैठा है ना, नहीं उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन ही नहीं आता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, ए होता है। यानी कि हम जब बातचीत करते हैं तो लोग हमारे चेहरे पे देख के हमारा इमोशन या तो फेशियल एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, भाप सकते हैं। ठीक है, तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद ब्लैंक है, कॉन्टैक्ट विद द पीपल वी आर स्पीकिंग हेल्प अस टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि आपको कॉन्टैक्ट रखना है पीपल के साथ जब हम बातचीत करते रहते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंटली होता है। कब कॉन्फिडेंटली होता है, जब आपका जैसे वाइवा चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, तो आपको क्या करना है, वो जो इंटरव्यू लेने वाला है, वाइवा लेना है, उसकी आंखों में देख के बात करना है। तो बात करेंगे तो 100% आगे वाला समझ जाएगा, मतलब आपका उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है। अगर आपको नहीं आता है ना, आप क्या करेंगे, नीचे देखेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, ऐसे करते हो। क्यों, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं है ना आपके पास। इसलिए जिसके भी साथ बात करते हो ना, भले ही आपको नहीं आता बट कॉन्फिडेंटली उसके आंखों में देख के बात करना है, मतलब आगे वाले को क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस पता चलता है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर वही था कि आपको क्या करना है, जिनके साथ भी बात कर रहे हो तो कम्युनिकेशन कर रहे हो, उनको अगर कॉन्फिडेंस दिखाना है तो आपको क्या करना है, उनके देखो नोज में, नाक में नहीं घुसना है, उनके आंख में क्या करना है, आंख में देख के बात करना है, कान में देख के नहीं करना है, स्किन पे भी नहीं, उनकी आंखों में देख के क्या करना है, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनके साथ संपर्क हमें आत्मविश्वास से संवाद करने में मदद करता है, जब हम उनकी आंखों में देख के बात करेंगे तब। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आता है हमारा, बी वाला बिल्कुल सही आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इमोशन कैन बी एक्सप्रेस थ्रू। इमोशन हम किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं, नीचे में जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से। ठीक है, भावना आपके ब्लैंक है के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है। अभी किस माध्यम से व्यक्त की जा सकती है ये हमें बताना है। देखो, हाइट से किसी की भावना नहीं समझती, वेट यानी कि वजन से भी भावना नहीं समझती, सिचुएशन स्थिति जो है, मतलब वो पानी में बैठा है तो उससे भी उसकी भावना नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो धूप में खड़ा है तो उसकी भावना नहीं समझ में आएंगे, वो सिचुएशन कैसी, उस सिचुएशन से भी नहीं समझ में आती। लेकिन हम आवाज से है ना उसकी आसानी से भावना को समझ सकते हैं। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है सुधा सेड। देखो सुधा क्या कह रही है, सुधा कह रही है आई फील दैट दिस लाइट आर टू ब्राइट। उसको सुधा क्या कर रही है कि मुझे लगता है कि ये जो लाइट लगा है ना, वो लाइट क्या एकदम ब्राइट है, यानी कि वो ज्यादा उजाला दे रहा है, ऐसे हमें लगता है, उसने सुधा ने कहा। तो व्हाट इज द सेंटेंस कम्युनिकेट, यानी वो जो बात करी वो सेंटेंस क्या, ये पूछा। देखो सुधा ने कहा मुझे लगता है कि ये लाइट बहुत तेज है, मतलब उसका ब्राइटनेस उजाला क्या है, बहुत ज्यादा है, ऐसे उसे लगता है। तो वह क्या बात कर रही है, ये क्वेश्चन में पूछा है। पहला, उसने ना ही क्वेश्चन पूछा है उसमें, ना ही उसने किसी का जवाब दिया है। ठीक है, उसने आइडियम या तो मुहावरा भी नहीं बोला है। ठीक है, आइडियम मतलब क्या होता है, मुहावरा, मुहावरा भी नहीं बोला है। उसने क्या किया, अपना ओपिनियन यानी कि अपना राय रखी, अपनी क्या रखी, राय रही है। मुझे लगता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब आई फील, मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा ब्राइटनेस हो। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा, यानी कि ओपिनियन दे रही हो, अपना क्या दे रही है, ओपिनियन। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हाउ शुड टॉम टेल अदर दैट ही रेफर टीचर जॉन इज बेटर दैन जैक। अभी देखो हाउ शुड टॉम को क्या करना है, टॉम को अभी बताना है कि एक जॉन नाम का टीचर है और जैक नाम का टीचर है। तो उसको बताना है कि दोनों में से कौन है बेटर दैन, मतलब जॉन अच्छा है, ये उसे बोलना है। तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा ये वहां पे पूछा है, तो यहाँ पे देखेंगे मतलब वो किस तरह से बोलेगा। अभी तो ब्लैंक है यहाँ पे, टीचर जॉन इज ए बेटर दैन द टीचर जैक, यानी कि जॉन टीचर
टीचर जॉन अच्छा है किससे, टीचर जैक से अच्छा है, ऐसे उसको बोलना है। तो अभी ब्लैंक में क्या आएगा ये पूछा है, ठीक है। तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। टॉम को दूसरों को कैसे बताना चाहिए कि उसे जैक से बेहतर शिक्षक जॉन पसंद है, यानी कि जैक से उसको जॉन पसंद है, वो किस तरह से बताएंगे। यहाँ पे ब्लैंक है, शिक्षक जॉन शिक्षक जैक से बेहतर शिक्षक है, इस तरह से। तो उसको किस तरह से बताएंगे, दूसरे को बताना है। समझोगे, आपको किसी और को बताना है तो कैसे बोलेंगे, ये यहाँ पे पूछा था। देखो आई ऑर्डर, यानी कि हम ऑर्डर नहीं देंगे, क्या करेंगे, इन माई ओपिनियन, यानी कि हमारे ख्याल से, ओपिनियन यानी कि हमारे, हम राय दे रहे हैं, हमारे ओपिनियन से, हमारे ख्याल से जो टीचर जॉन है वो बेटर है, यानी कि अच्छा है टीचर जैक से, ये ऐसा बोला जाएगा। ना ही डिसएग्री भी नहीं बोलेंगे, आई वांट भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन माई ओपिनियन, है कि हमारी राय से टीचर जॉन क्या है, अच्छे टीचर जैक से। तो आप एक ऑप्शन क्या आएगा हमारा, बी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हिंदी में नहीं बैठता है, आपको इंग्लिश में ध्यान में रखना। सिर्फ हिंदी किस लिए कर दी है, आपको समझने के लिए, ठीक है। चलो आगे में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू बोथ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू बोथ, अभी प्रभावी संचार दोनों के लिए यानी कि बोथ का किसका यूज करके, या तो दोनों के लिए, किसके लिए इफेक्टिव हो सकता है। देखो कब इफेक्टिव हो सकता है, स्पीक एंड लिसन वेल, अगर आप अच्छे से बोलते हो और अच्छे से सुनते हो तो ये दोनों भी बातों से क्या हो सकता है, हमारा कम्युनिकेशन है कि संचार क्या हो सकता है, एकदम प्रभावी हो सकता है, ठीक है। तो एकदम अच्छा हो सकता है। सिर्फ बोलने से कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, सिर्फ देखने से भी नहीं होगा, और सिर्फ सीखने से भी नहीं होगा। जब हम बोलेंगे बराबर प्रॉपर तरीके से, और जब सुनेंगे, नहीं तो सिर्फ बोलते जा रहे सुनते नहीं जा रहे, तभी भी कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट इफेक्टिव नहीं होता है। कब होता है, जब आप बोलेंगे और साथ साथ में सुनते भी जाएंगे, तब वो कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव होता है। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद वी हैव टू, ब्लैंक है, फॉर इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम। अभी देखो, अभी यहाँ पे वी हैव टू, हमें इंस्ट्रक्शन मिलने वाली है, बट क्लास में क्या होने वाली है, इंस्ट्रक्शन मिलने वाली है। तो अभी जब इंस्ट्रक्शन मिलती है तो उसका क्या किया जाता है, देखो पहला ऑप्शन लर्न, इंस्ट्रक्शन मिलती है तो क्या सीखते हैं इंस्ट्रक्शन से, लर्न करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिलती है क्या, नहीं, वो इंस्ट्रक्शन का क्या करना होता है, हमें लिसन यानी कि सुनना होता है। तो वी हैव टू लिसन, यानी कि हमें क्या करना है, हमें करना है कि इंस्ट्रक्शन को सुनना है, इंस्ट्रक्शन को क्या सुनना है जो हमें क्लासरूम में मिली थी। तो देखो ना ही वर्क करेंगे इंस्ट्रक्शन का और ना ही नन वाला ऑप्शन आएगा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन क्लासरूम में मिली हो उसे सुनना पड़ेगा, तो इसका बी वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद लिसनिंग इज इम्प्रॉपर टू, ब्लैंक है, द इंफॉर्मेशन गिवन। अभी देखिए लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट टू, लिसनिंग इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है लिसनिंग, लिसनिंग इंपॉर्टेंट टू, यहाँ पे ब्लैंक है, द इंफॉर्मेशन गिवन, दी गई जानकारी, यहाँ पे ब्लैंक है, के लिए सुनना महत्वपूर्ण है। अभी जैसे हम जानकारी दे रहे हैं ना, अगर आप सुनते ही नहीं हो, अगर आप सुनते ही नहीं हो तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। अभी समझो कि ईयरफोन आपने बाहर बाजू में निकाल के रख दो, अगर ईयरफोन लगाए और सिर्फ हमारा वीडियो देखो, आपको क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। हम तो बोल रहे हैं बट आप सुन ही नहीं रहे हो ना, सुन नहीं रहे हो, यानी कि जो महत्वपूर्ण बातचीत है आप तक नहीं पहुंचने वाली, यानी कि आप नहीं समझ पाएंगे कि हमें क्या कहना है। तो इसलिए लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। क्यों, तो आपको अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए सुनना बहुत जरूरी है, क्यों तो आपको जो जानकारी दी जा रही है वो समझ में नहीं आएंगे बिना सुने। तो इसलिए इस ब्लैंक में क्या बैठेगा आपका, अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए आपको सुनना जरूरी, ठीक है। फॉरवर्ड भूलने के लिए भी नहीं सुनना है, ओवरकम करने के लिए भी नहीं, डिसऑबे करने के लिए भी नहीं सुनना है, आपको समझने के लिए सुनना है। तो इसलिए इसका सी आंसर का रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद राहुल स्पेंड 30 मिनट एवरी डे वॉचिंग न्यूज। अभी राहुल क्या कर रहा है, 30 मिनट रोज के क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, किसमें स्पेंड कर रहा है, यानी कि रोज के 30 मिनट दे रहा है। वो क्या करता है, न्यूज देखता है, क्या करता है, न्यूज देखता है 30 मिनट। वो भी अभी इंग्लिश में भी देख सकता है, अगर उसको इंग्लिश सीखना है या तो उसको न्यूज देना सीखना है, तो वो क्या कर रहा है, 30 मिनट इंग्लिश नहीं कहेंगे आप, इंग्लिश वर्ड न्यूज क्या है, वो क्या कर रहा है, रोज 30 मिनट का न्यूज देख रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, ही राइट डाउन द फ्यू सेंटेंस अबाउट व्हाट ही से, व्हाट इज सेड। अभी वो क्या करेगा, न्यूज देखेगा 30 मिनट, तो उसके बाद क्या करेगा, और लिख के देखेगा जो जो उसने बोला था न्यूज में, वो लिख के देखेगा। तो व्हाट इज द ट्राइंग टू डू, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ पे पूछा है। देखो राहुल प्रतिदिन 30 मिनट समाचार देखने में बिताता है। जो कहा गया वह उसके बारे में वह कुछ वाक्य लिखता है। वह क्या करने का प्रयास कर रहा है। देखो जैसे हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद अगर आप लिख के देख रहे हो कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो ये सब इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो कि जो हमने सुना है वो हमें कितना याद है, या उसका आप टेस्ट कर रहे हो, मतलब खुद को आप चेक कर रहे हो कि आप इतने समय में कितनी बार, मतलब कितने शब्द आपके कान
में गए, कान में जाने के बाद आपके दिमाग तक कितना पहुंचा, तो इसको लिसनिंग स्किल कहा जाता है, तो लिसनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो क्या की प्रैक्टिस कर रहा है, वो सुनने की प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस द लिसनिंग, यानी कि सुनने का अभ्यास, यानी कि सुनने के बाद उसका कितना सेव रहता है वो चेक कर रहा है। प्रैक्टिसिंग न्यूज का प्रैक्टिस नहीं कर रहे, प्रैक्टिसिंग मूवमेंट का भी नहीं कर रहे, और अनंत का सवाल नहीं, तो इसका ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टीचर मीना एडवाइस हर स्टूडेंट टू राइट डाउन 2 or 3 सेंटेंस व्हेन शी एक्सप्लेन द लेसन। जैसे टीचर पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता नहीं, पढ़ाती है, मीना नाम उसका, पढ़ाती है, उसके बाद बच्चों को क्या बोलती है चैप्टर या तो पढ़ाने के बाद कि आप सब जन क्या करो 2-3 सेंटेंस लिखो। उससे क्या होता है, जैसे अभी बोलेंगे ना क्लास होने के बाद हम जितने क्वेश्चन पढ़े उसको आप लिख के देखो, उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर आप रिकॉइल करते हो तो उसको क्या कहा जाता है, रिकॉइल, यानी कि याद करना, जो अभी हुआ उसको और से रिवाइंड करिए, जैसे पिक्चर में अगर दिखाते हैं ना उस तरह से, तो आप लिख के देखेंगे ना तो आपको याद हो जाता है। मीना वही कर रही है। तो हाउ डू हेल्प द स्टूडेंट, किस तरह से बच्चों की मदद कर रही है, यहाँ पे पूछा है। तो देखो, शिक्षिका मीना ने अपने विद्यार्थियों को पाठ समझाते समय 2-3 वाक्य लिखने की सलाह दी। समझाते समय यानी कि उसको समझा दिया कुछ पाठ और बोला कि 2-3 वाक्य लिखिए। तो यह छात्रों के कैसे मदद करता है, मतलब ये जो काम करने को लगा इससे छात्रों की कैसे मदद मिलता है कि रिकलेक्ट व्हाट इज सेड, यानी कि उनको क्या हो जाएगा, जो उसने बोला है मीना टीचर ने, वो उनको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 60 था। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 60 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे इस क्लास को रोक देते और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपके मन में कोई सुझाव या तो डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद का कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।